जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दृष्टि जो कि घटना चक्र की एक लेटेस्ट बुक आई है और इस बुक की महत्ता आप जान सकते हैं कि इसके करंट अफेयर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे अधिक अगर करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में किसी बुक से मिलते हैं तो वो दृष्टि से ही मिलते हैं और इस बुक का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। यहाँ पर इस बुक में आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम जो थ्योरी दिया है उसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। साथ ही साथ इसका जो एमसीक्यू है वो भी हमने खुद तैयार किया है, तो आपको इससे रिलेटेड बेहतरीन एमसीक्यू भी हम करवाएंगे। और आपके आगामी एग्जाम में कोई भी आपका एग्जाम हुआ, चाहे पीसीएस हुआ, चाहे आरओ हुआ, यूपीपू, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें करंट अफेयर आते हैं वहां पर आपके कम से कम 5 नंबर पक्का यहाँ से मिलना ही मिलना है। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है और साथ ही कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। चलिए तो आगे शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। इसका जो पीडीएफ है अभी हम कुछ देर में जैसे ही आप वीडियो देखेंगे हम आपको अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप देख लीजिए, स्पेलिंग मिला लीजिएगा, ANNAND _ यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि आप हमसे पढ़ने का तरीका पूछेंगे, एक बार वीडियो ध्यान से देखें और अगले दिन आप जो है किसी भी बुक के जाकर, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रिंट आउट निकलवा लें जो भी ये आपका 3 से 4 पेज है और उसको जो है प्रिंट आउट लेकर फिर से एक बार पढ़ लें। तो 2-3 बार पढ़ने से आपका 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है। आप देख रहे हैं सूक्ष्म दृष्टि है, वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण दिया गया है। अब यहाँ पर जो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया गया है आपका, ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। आप पहले ध्यान से सुने, कॉपी पेन लेकर अगले दिन फिर से लिखें। जो भी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है हम आपको डायरेक्ट पढ़ के नहीं बताएंगे, इसके बारे में हम डिटेल भी बताएंगे आपको। तो ध्यान से सुनिएगा और जब आप इसका पीडीएफ निकलवा लेंगे तो जो भी हम एक्स्ट्रा बोलते हैं तो आप उसे जो है नोट करते जाइएगा। लास्ट में इसी वीडियो में ये राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म होने के बाद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पहला प्रश्न देखिए, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया है। और यहाँ पर ये अगला बताया गया है कि इसका इस बार कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ये चूंकि नाम ही गुजरात है तो गुजरात में ही होगा। गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, एक मंदिर है महात्मा मंदिर, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इसका थीम, और थीम है इसका गेटवे टू द फ्यूचर। ध्यान से सुनिएगा, थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, गेटवे टू द फ्यूचर मतलब भविष्य का रास्ता। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस मतलब जो पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है। 1 जनवरी को 2024 से, मतलब इसी वर्ष से हर वर्ष 1 जनवरी को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस राज्य दिवस मनाया जाएगा। अभी क्या होता है, 1 जनवरी 2024 बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है और इसको कहते हैं पोइला बैसाख। क्या कहते हैं, पोइला बैसाख। केवल राज्य दिवस ही नहीं घोषित किया गया है, एक और महत्वपूर्ण चीज किया गया है कि एक गीत है उसको राज्य गीत घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल का, और वो गीत है बांग्लार माटी बांग्लार जल। यह गीत किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आपको मालूम है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारे देश का राष्ट्रगान भी लिखा गया है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा गया है। हमारे देश के राष्ट्रगान की जो समय अवधि है 52 सेकेंड है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, उसकी जो अवधि है 1 मिनट 5 सेकेंड है। लेकिन ये जो बंगाल का जो ये राज्य गीत है इसके गाने की अवधि है 1 मिनट 59 सेकेंड। क्लियर, 1 सेकेंड कम 2 मिनट में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। तो सूरत हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है, कौन सा है, सूरत। और यह गुजरात का
तीसरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। क्लियर? भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए 14 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर में। और ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी से लॉन्च किया गया है। क्लियर है? अब इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर शिक्षा और अर्थशास्त्र ही नहीं बल्कि स्थिरता के ए से जेड तक के विषय को कवर करेगा ये पर। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। ठीक, और यहाँ पर जो भारत का लक्ष्य है 2070 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य है उसमें भी ये मदद करेगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? 8 दिसंबर की घटना आपकी है। तो ये है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा जो है पश्चिम बंगाल से हैं और ये तृणमूल जो है कांग्रेस जो है उसी पार्टी से संबंधित हैं और यहाँ पर इनको लोकसभा सीट से सांसद थी, इनको जो है क्या किया गया है? अयोग्य घोषित किया गया है। अब यहाँ पर कैश फॉर क्वेरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी से पैसा लेकर लोकसभा में सवाल पूछना, तो इसी के मामले में इनको अयोग्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है? तो जारी करता है एनसीआरबी। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अब इस रिपोर्ट में क्या है? प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। 2021 में 1 लाख पे जो अपराध था 445 लगभग 46 था, लेकिन 22 में ये संख्या घटकर 422 हो गई है। क्लियर? और इसमें क्या है? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध जो है कहाँ दर्ज किया गया है? कोलकाता में किया गया है। ठीक है, सबसे कम अपराध कोलकाता में दर्ज किया गया है। क्लियर? अब दूसरे नंबर पे बात करें तो सबसे कम अपराध जो है आपका पुणे में दर्ज किया गया है जो कि महाराष्ट्र में है और तीसरे नंबर पर हैदराबाद तेलंगाना का स्थान मिला है। कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष जो है सबसे कम अपराध वाला शहर बना है। आगे हम बात करेंगे विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखिए 2 दिसंबर की ये घटना है, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इसमें क्या होगा? पोर्टेबल अस्पताल का मतलब ये हवाई मार्ग से इसको ले जाया जाएगा ड्रोन के माध्यम से। इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो इसे भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। भीष्म परियोजना क्या है? इसका उद्घाटन 2022 में किया गया था। भीष्म परियोजना सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत का स्वास्थ्य पहल है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट यहाँ पर है, देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा, नवंबर का घटना है, प्रधानमंत्री जनमन योजना। अब इसका विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका जो है विस्तृत रूप है। अब ये क्या है? देखिए यह जो है एक आर्थिक मदद की योजना है, जो कमजोर जनजाति हैं उनको जो है इसके माध्यम से पैसा दिया जाएगा किस्त के माध्यम से। जैसे पीएम सम्मान किसान सम्मान निधि जो है हर 4 महीने में 2000 किसानों के खाते में किस्त जाती है, उसी के तर्ज पर ये भी है, जो कमजोर जनजाति हैं उनको भी पैसा दिया जाएगा। ये शुरू कब हुआ था? इसको शुरू किया गया था 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को इसकी पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। इसमें 24,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगला है द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है 29 नवंबर को पासी घाट में किया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब ये द हम्प क्या है? ये एक हवाई मार्ग का एक रूट का जो है नाम है। कौन सा रूट का नाम है? द्वितीय विश्व युद्ध में असम से लेकर यूनान तक, यूनान मतलब एक जो है चीन में है। ठीक है, चीन में एक जगह का नाम है। तो जो पायलट थे, जो हवाई जहाज उड़ा रहे थे, जो मित्र देश थे,
उन्हीं से संबंधित उन्होंने जितनी समस्याओं का सामना किया था, उन्हीं से संबंधित ये संग्रहालय बनाया गया है। क्लियर है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने की से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है 29 नवंबर को? तो ये महिला स्वयं सहायता समूहों को दी है। इसमें क्या होगा? ये जो ड्रोन उपलब्ध कराने की जो योजना है ये केंद्र सरकार की, इसमें ये किया जाएगा कि 15,000 महिलाओं को जो है इसमें इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस योजना के द्वारा क्या होगा? इनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी चलाने के लिए। अब जो कृषि में लगी महिला हैं, उनके जीवन में ये सकारात्मक परिवर्तन ले आएगा। इस ड्रोन से दवाओं का छिड़काव होगा। जब ये महिलाएं ट्रेनिंग दे लेंगी, ये महिलाएं ड्रोन के माध्यम से जो किसान हैं, उनके खेतों में दवाओं का छिड़काव करेंगी और उनको किराए पर देंगी। क्लियर? अगला दिया गया है कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है एम्स देवघर झारखंड में किया गया है। ठीक है? अब 10,000 पूरा हो गया है जन औषधि केंद्र। अब इसका टारगेट है अगला 25,000 जन औषधि केंद्र देश में पूरा करना। इसका लक्ष्य है सस्ती दवाएं देना। अगला, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्लियर? काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया है? तो देखिए, नाम में ही काशी है। ऐसे भी सबसे प्राचीन नगरी काशी को ही कहा जाता है, वाराणसी को। 17 से 30 दिसंबर तक हुआ है और यह बनारस में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। अगला दिया है कि गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो देख लीजिए, ये घोल मछली है। घोल मछली जो है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब फारस की खाड़ी से लेकर, गुजरात के साइड में पड़ता है बगल में फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर तक इनका प्राकृतिक वास है और इनका दाम अधिक होने के नाते घोल मछली को सी गोल्ड भी कहा जाता है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? 21 नवंबर का न्यूज है। तो इसका सही जवाब होगा केरल। यहाँ पर ये जो मिशन है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, इसका काम क्या है? लोगों के रहने और घूमने के लिए बेहतर स्थान का जो है यहाँ पर व्यवस्था करना, इसका यही काम है। ठीक है? आगे बात करते हैं। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पर सिद्दीपेट है। सिद्दीपेट तेलंगाना में पड़ता है और यहाँ पर भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की मूर्ति इस मंदिर में है। आगे बात करते हैं। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्लियर? और यह जो है प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को, छात्रों को जो है सशक्त बनाएगा और इसमें खास करके सबसे पहले IIT JEE को लॉन्च किया गया है। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो देखिए, जो अग्नि पहल है ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2023 में लॉन्च की गई है और अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है? इसमें क्या किया जाएगा? जो आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाएगी, नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, उनके एक्सपीरियंस को और बढ़ाया जाएगा इस पहल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? ये 15 नवंबर का न्यूज है। खूंटी झारखंड से किया गया है। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। केंद्र सरकार का टारगेट है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? 18 नवंबर 2023 का न्यूज है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है और यहाँ पर छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। क्लियर है?
चलते हैं अगले प्रश्न पे। ध्यान से जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप सुनते जाएं, लास्ट में हम एमसीक्यू भी करेंगे। अगला दिया गया है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटिव इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? 16 नवंबर 2023 की घटना है। तो यह जो है नई दिल्ली में लॉन्च की गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। क्लियर? उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो 2 नवंबर को किया गया है। कहाँ पर? इटावा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? यह जो आयोजन किया गया है यह गोंडा में किया गया है। क्लियर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया है? ये सांवरिया सेठ मंदिर है। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ का नाम आया है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ प्रसिद्ध है मीराबाई का, आप नाम सुने होंगे। मीराबाई कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोय। मतलब ये कन्हैया के प्रेम में पागल थी। और यहाँ पर जो पूजा होती है सांवरिया सेठ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। आगे आईएसओ 9001-2015 प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ पर है? ये अक्टूबर में प्राप्त किया है। और पहला जो महिला थाना है ये है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर? देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? अक्टूबर 2023 का ये खबर है, इसको नाम दिया गया है नमो भारत। अब ये जो पहली जो रैपिड रेल सेवा है ये मार्च 2024 से मेरठ और गाजियाबाद के मध्य चलाई जाएगी। क्लियर है? आगे देखिए, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है 19 अक्टूबर 2023 को? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने किया है। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? तो संगठित साइबर अपराध के खिलाफ यह अभियान जो है प्रारंभ किया गया है। सीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में प्रवीण सूद हैं और इसका स्थापना 1963 में हुआ था। आगे बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो ये 15 अक्टूबर 2023 को किए हैं और ये किए हैं गांधीनगर गुजरात में। क्लियर है? यह स्मारक 1857 की क्रांति से संबंधित है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? ये 31 अक्टूबर को लॉन्च किए हैं, मेरा युवा भारत। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव जो है किसे घोषित किया गया है? अक्टूबर 2023 में घोषित किया गया है और ये गांगेय डॉल्फिन को घोषित किया गया है। जो गांगेय डॉल्फिन है 2009 में केंद्र के द्वारा भी इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गांगेय डॉल्फिन की संख्या 2000 है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गांगेय डॉल्फिन का इसका जो है शिकार करना जो है, शिकार नहीं करना, इसका जो है इसको पकड़ना जो है दंडनीय अपराध है। ठीक है, बाकी इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में भी डाला गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? सितंबर 2023 में। ये जो है तट मंदिर बना है तमिलनाडु का। तट मंदिर को ही सौर मंदिर भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है और यह द्रविड़ वास्तुकला के निर्माण से बना है। इसमें भगवान शंकर और विष्णु की जो है मूर्ति है। यह जो तट मंदिर है ये पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो हमारे देश में मंदिर की दो यहाँ पर शैलियां प्रचलित हैं। एक होता है नागर शैली जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है और दूसरा
द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित है। अगला, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, 7 अक्टूबर 2023 की न्यूज है, राजस्थान ने कराया है। और पहला जो राज्य है जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया है वो कौन है भाई? बिहार है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो 4 अक्टूबर का न्यूज है, नीमच मध्य प्रदेश में रखा गया है और इसकी जो क्षमता है वो 1440 मेगावाट है। और इसको विकसित किसने किया है या विकसित कौन कर रहा है? तो भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी ग्रीनको ग्रीनको ग्रुप के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लहोनक झील किस राज्य में अवस्थित है? यह जो है सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम हिमालय क्षेत्र में सबसे तेजी से अगर विस्तार किसी झील का हो रहा है तो वो दक्षिण लहोनक का हो रहा है और यह वर्तमान में एक संवेदनशील और खतरनाक झील बनी हुई है। आगे, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? 5 अक्टूबर 2023 को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है और यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है जो कि गेल कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में फैली हुई है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, अगला यहाँ पर पॉइंट ये है, एक मिनट, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? यहाँ पर 28 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है स्वच्छ भारत मिशन 2023 के तहत। ओडीएफ क्या होता है? ओडीएफ का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त। मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा गांव जहां पर सभी जगह स्कूल से लेकर गांव के प्रत्येक घर में हर केंद्र पर शौचालय हो और खुले में शौचालय पर पूर्ण पाबंदी हो। अगला प्रश्न, पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया है? नीलगिरी जो तहर है ये क्या है? एक जानवर है और यह दिवस 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है और नीलगिरी तहर ये जो है तमिलनाडु का राजकीय जो है पशु है। क्लियर है? और जो नीलगिरी पहाड़ी है इसको पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनकर तैयार हो गया है। पुराना जो संसद भवन है 1921 से लेकर 27 तक इसका निर्माण हुआ था। 19 सितंबर 2023 को अब इसको जो है संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? जो नया संसद भवन है वो दिल्ली के हृदय स्थल कर्तव्य पथ पर नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो कहां पर है? कर्तव्य पथ पे है। कर्तव्य पथ का पहले नाम था राजपथ, अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? 21 सितंबर 2023 को। ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। क्लियर है? आदि शंकराचार्य जो थे इनके द्वारा 4 धामों की परिकल्पना दी गई थी। अगर हम पश्चिम में जाएं तो द्वारका जो कि गुजरात में है, पूर्व में जाएं पुरी जो कि उड़ीसा में है, उत्तर में जाएं बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है और दक्षिण में जाएं तो रामेश्वरम जो कि कर्नाटक में है। तो 4 धाम इनके द्वारा बताए गए थे। आगे बात करते हैं। अगला, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो डेट इंपॉर्टेंट रखिएगा यार, 20 सितंबर को लोकसभा और लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है। 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया गया है और यह जो है विधेयक जो है कौन सा है? 128वां विधेयक है। लेकिन अगर इसको ये पारित हो चुका है, अगर इसको हम पूछेंगे कि अधिनियम कौन सा है, जब विधेयक के बाद जब पास हो जाता है तो उसे अधिनियम कहा जाता है, एक्ट कहा जाता है। तो जो एक्ट है ये अधिनियम है, 106वां अधिनियम है, ध्यान रखिएगा। और विधेयक कौन सा है? 128वां। इसमें 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। आगे हम बात करेंगे
सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? ये मिथुन पशु है जिसको खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। ये पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं और गो जाति प्रजाति में आते हैं, मतलब गाय की जाति के प्रजाति की तरह होते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा योजना को जो है शुरुआत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है कि विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? ये 17 सितंबर को जो है यशोभूमि, ठीक है, इसी का उद्घाटन किया गया है। और MICE सुविधाओं का जो पूर्ण रूप है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, ये जो है इसका पूर्ण रूप है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है? एक प्रदर्शनी हॉल है। ये दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है और इसमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है 14 सितंबर 2023 को? यह जो है बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में इसकी जो है क्या रखी गई है? परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति, ध्यान से सुनिएगा, पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है 12 सितंबर 2023 को? ये उत्तराखंड ने दी है और उत्तराखंड के CM वर्तमान में है पुष्कर सिंह धामी। अगला, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। कौन सा प्रोजेक्ट है भाई? प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है और इसमें जो पूर्व सैनिक है उनकी सुविधा और शिकायत केंद्र स्थापित होंगे। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है 13 सितंबर 2023 को? तो अब उज्ज्वला योजना 2025 से 26 तक चलेगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी और हाल ही में 10 करोड़वीं जो लाभार्थी बनी है वो मीरा मांझी बनी है जो कि अयोध्या की हैं। और प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान मीरा मांझी जो कि उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी बनी है उनके घर चाय पीने भी गए थे। अगला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन हैं? यहाँ पर जो शीर्ष 3 शहर हैं, इंदौर पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश का, आगरा यूपी का और ठाणे मुंबई का, ये तीनों पोजीशन है। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी प्रदान की है सितंबर 2023 में? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन अब इसका नाम रहेगा। जो उधमपुर है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहां का रेलवे स्टेशन है। और ये शहीद कैप्टन तुषार महाजन कौन है? जो पुलवामा अटैक हुआ था 2016 में, उसी दौरान ये सैन्य कर्मियों की सुरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो सितंबर 2023 का ये न्यूज है, ये सरयू नदी अयोध्या में जटायु क्रूज सेवा की जो है शुरुआत की गई है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसके साथ साथ लेक क्वीन क्रूज जो है इसका उद्घाटन गोरखपुर में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में बनाया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक जलप्रपात है जिसका नाम है तुलसी या सबली जलप्रपात, उसी पर बनाया जा रहा है। कोदंड वन में स्थित ये जलप्रपात है और यहाँ पर धनुष और बाण के आकार का वृत्त जो है बनाया जा रहा है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? सितंबर 2023 में गांधीनगर गुजरात से किया गया है आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन। इसका लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति और गांव को शामिल करना है जिससे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हो सके। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो है आपके करंट अफेयर थे। जैसा कि आपने देखा
कि इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं साथ ही हमने डिटेल भी चर्चा किया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यू की। इसमें इससे महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके एग्जाम में क्या बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं एमसीक्यू। आप लोग पीडीएफ निकलवा कर जरूर 1 से 2 बार पढ़ें, कम से कम आपके 5 नंबर तो यहाँ से पक्के होने वाले हैं। एमसीक्यू की बात करेंगे, ये खुद हमारे द्वारा ही तैयार किया गया है एमसीक्यू, क्योंकि आपको मालूम है ये बुक सिर्फ थियरी बेस्ड बुक है। तो एमसीक्यू की बात करेंगे तो पहला प्रश्न आप सभी लोग पढ़ ही चुके हैं, अब ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024, इसकी थीम पूछा गया है। तो इसका थीम हमने आपको बताया था कि ध्यान से नोट कर लीजिएगा, गेटवे टू द फ्यूचर, मतलब भविष्य का रास्ता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। क्लियर है, बाकी डिटेल हमने वीडियो में चर्चा ही कर दिया है। प्रश्न नंबर 2, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। यह जो है महुआ मोइत्रा, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, ये पैसा लेकर सवाल पूछी थी, इसीलिए इनको अयोग्य घोषित किया गया था। तीसरा प्रश्न, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहां पर किया गया है। ये किया गया है गुरुग्राम में। कहां पर किया गया है, गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो काशी नामी है, तो काशी में हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां पर किया गया है। तो सिद्धिपेट में किया गया है। कहां किया गया है, सिद्धिपेट। अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया है। तो यह आयोजन गोंडा में किया गया है। अगला प्रश्न, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। ये दूसरा राज्य आपका कौन है, राजस्थान है। पहला कौन करा चुका है, बिहार करवा चुका है। क्लियर है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है गांधीनगर से किया गया है। क्लियर है, अगला प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर टॉप शहर कौन सा है। तो इसका सही आंसर इंदौर होगा। क्लियर, दूसरे नंबर पे कौन है, आगरा, और तीसरे पे कौन है, ठाणे। अगला प्रश्न, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ है। तो 20 सितंबर को लोकसभा में पारित हुआ है और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया गया है। आप अपने रिव्यू जरूर दें, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और जाते जाते आप सभी के लिए एक छोटा सा क्विज है। आपको ये बताना है कि आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ पर स्थित है। आपको इसी वीडियो में डिटेल बताया गया है। आपका कमेंट जरूर आप करिएगा। अगर आप अपडेट देते हैं तो इस घटना चक्र का अगले दिन हम अंतरराष्ट्रीय फिर इकोनॉमिक जितने ही हैं लगभग 5-6 वीडियो अपलोड करेंगे। और मान के चलिए सारे करंट अफेयर आपके यहीं से मिलने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।